कन्नौज जैसा कुछ बोला था, बंगाल जैसा कुछ बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कभी मैप बनाता हूँ इंडिया का या कुछ और, वो पर अगर हम लोग अपनी फोटो उतारते हैं, अगर नहीं उतारते तो ये बहुत ही दुख की बात है। अगर उतारते हैं तो वो जैसे ही आप कॉपी पलटेंगे आपके माइंड में पूरी मैपिंग सिस्टम आ जाएगा। थ्योरी पढ़ने से उतना नहीं आता। अगर आपको किसी को एक लाइन में समझाना हो तो आप जैसे ही मैप देखेंगे आपके माइंड में एकदम रिमेन होगा, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे थे और कॉन्शियस में सुनते सुनते वो चीज़ चलेगी आपके अनकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड को कहते हैं चेतना अवस्था। चेतना अवस्था लाइक कृष्ण, अब चेतन अवस्था लाइक कर्ण। जैसे आप जरा ये बताइए कि कर्ण क्या अर्जुन से कम योग्य थे? क्या कम योग्य थे? फिर भी कर्ण की हार क्यों हुई? फिर भी कर्ण की हार क्यों हो गई? थोड़ा सा पॉइंट को समझो, इसको यहीं पर लेके आओ। एक होगा कर्ण और एक होगा अर्जुन। अब ये बताओ जरा, कर्ण के गुरु कौन थे प्रकाश? कौन? परशुराम हो गए। मेरा चेला कभी हारेगा नहीं, लेकिन रियल में बताओ कि कर्ण का गुरु कौन था? समझना बहुत मुश्किल है। कर्ण का गुरु था संदेह। वह सच और झूठ जानते थे, फिर भी वह यह नहीं मान पाते थे कि हमें 7 किसका देना है। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन गलत है, इसलिए कह रहा हूं कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी कर्ण ने किसका साथ दिया? दुर्योधन का। उनके अंदर डाउट था कि मैं सही की तरफ जाऊं या फिर गलत की तरफ जाऊं। इसलिए वो कहां पे थे? डाउट में थे, संदेह थे। और अर्जुन के गुरु कौन थे? बात यहाँ पर युद्ध की हो रही है, हार और जीत की। फिर आप लोग नहीं पसंद पा रहे बात। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं है। आपने कह दिया द्रोणाचार्य, समझ लिया ही नहीं। लेकिन सच में वो गुरु नहीं होता है। गुरु वो होता है जब आप कठिन परिस्थिति में हो और उसकी बात आपको याद आ जाए और आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाए, सच में गुरु वह होता है। तो यहाँ पर गुरु जो था वो था कॉन्शियस, चैतन्य। और चैतन्य यहाँ पर किसको माना गया है? उन्होंने कहा कि जैसी हवा चले पीठ वैसी करना है, चाहे वो वे राइट हो या रॉन्ग हो। क्या कर्ण को राइट वे से मार सकते थे? इज दिस पॉसिबल? नहीं मार सकते थे ना। जब कर्ण ने हथियार रख दिए थे उनका पहिया धंस गया था। अब दूसरा पॉइंट है कि जब अर्जुन से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कर्ण ने क्या जवाब दिया था? कृष्ण ने यहाँ पर तर्क दिया था, तर्क दिया था इसको, कर्ण को। जब कर्ण ने पूछा कृष्ण से कि जो मुझे मारा गया बनते आपके सामने ये सब हुआ, क्या ये उचित था? तो वो किसको उठा कर ले आए? वो ले आए थे अभिमन्यु को कि तुम भी तो थे जब ये हो रहा था। The moral is this, ईटी निकालने के लिए चाहे बगल वाले का देखना पड़े, क्लियर होना चाहिए। राइट और रॉन्ग वे मायने नहीं रखता है। आई वांट रिजल्ट ओनली। अगर रिजल्ट आप हमें देते हैं, पड़ोसी क्या देखते हैं? आपकी हार और जीत देखते हैं? क्या आपके पैरों के छाले को देखता है? क्योंकि वो जूते के अंदर होते हैं ना। बिल्कुल नहीं ऐसा। सभी लोग रिजल्ट चाहते हैं, और रिजल्ट कैसे चाहते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। उससे पहले आपको पॉजिटिव होना चाहिए।
पॉइंट पे लिखना है यहाँ पर कि नेगेटिव पॉइंट्स को हटा दो और यहाँ पर एक लिखा दो, केवल पॉजिटिव बचना चाहिए। तर्क देने के लिए कोई ना कोई हथियार तैयार रखो। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अगर बात कहनी तो आप उसका तर्क याद रखें। बाई चांस अगर कोर्ट में कुछ किया गया तो मैं क्या कहूँगा जिससे जज साहब बहुत प्रभावित हो जाए। पॉइंट पे लिखना है तो हार और जीत मायने रखनी केवल। वे कौन सा है डजंट मैटर, होता ऐसा नहीं होता। पाल डायनेस्टी चल रही थी, कुछ बातें हमने कर ली थी। पाल डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? गोपाल था। गोपाल क्या सच में किसी न किसी राज्य से संबंधित था? नहीं था। तो फिर वो शासक कैसे बना? जनता ने बनाया। और पाल डायनेस्टी का जो साम्राज्य का विस्तार था वो कहां तक था और कहां से शुरू हुआ था? कहां से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से ही इसके शासन की शुरुआत हो जाती है। अब इसी के शासन की शुरुआत में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। कौन सा संघर्ष चल रहा था? प्रतिहार राष्ट्रकूटों में चल रहा था। क्या कहा गया उसको? त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत जो पहले पाल डायनेस्टी का जो शासक था कौन था? थोड़ी सी भी आवाज आई थी मुझे। धर्मपाल। गोपाल ने धर्मपाल, जिसने इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को हराकर इंदिरा युद्ध को शासक बना दिया था। ठीक है, ये पॉइंट शायद नोट कराए थे, नहीं कराए थे? नहीं कराए थे, केवल बोर्ड में समझाया था, नोट नहीं कराया था। तो नोट करना चाहेंगे? कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के बाद में एक ब्रैकेट शुरू करो, इसमें लिख लो 606 647। इसको बंद कर देना वरना सने कहीं ना कहीं ढल जाए। के पश्चात कन्नौज के क्षेत्रों में अव्यवस्था फैल गई थी। कन्नौज के क्षेत्रों में अव्यवस्था फैल गई थी। अव्यवस्था फैल गई थी क्योंकि हर्ष के पश्चात कोई भी केंद्रीयकृत शासन प्रणाली, क्योंकि हर्ष के पश्चात कोई भी केंद्रीयकृत शासन प्रणाली उत्तर भारत में मौजूद नहीं थी। उत्तर भारत में मौजूद नहीं थी। आसपास के इलाकों में सामंतों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। सामंतों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। अतः इस अव्यवस्था से दुखी होकर उत्तर भारत के लोगों ने
बंगाल में एक दुखी होकर बंगाल में एक उत्तर भारत में दुखी होकर उत्तर भारत में बंगाल में एक गोपाल नामक व्यक्ति को शासक बनाया, जिसने पाल वंश की स्थापना की। शासक बनाया, शासक, रूलर। जिसने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल ने ओदंतपुरी नामक मठ की स्थापना, ओदंतपुरी नामक मठ की स्थापना की। ये तो बिहार शरीफ रेकमेंड तो बिहार शरीफ स्थापना मतलब जगह का नाम था, मतलब कहाँ की है, ठीक है, बिहार शरीफ में की है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिहार शरीफ में की, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, हो गया। तो गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके समय से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके समय से ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। इसके पश्चात धर्मपाल नामक शासक, इसके पश्चात धर्मपाल नामक शासक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। धर्मपाल नामक शासक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसने कन्नौज के युद्ध में इंद्रायुध को हराया। इंद्रायुध को हराया तथा चक्रायुध को इंद्रायुध को हराया तथा चक्रायुध को समर्थन दिया। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। जहां बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। वज्रयान
लिखा तुम्हें दिख नहीं रहा तुम? वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती। नालंदा में किसकी शिक्षा दी जाती थी? कौन सी? और तक्षशिला में? तक्षशिला में सिर्फ अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। हाँ, आप किसी भी बौद्ध धर्म के किसी उससे ना जोड़े उसको। तक्षशिला उस समय वैसे तो ओनली राजकुमारों के लिए हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सभी के लिए द्वार कर दिया था। लेकिन एक बहुत बड़ी परीक्षा हुआ करती थी, तब वहां पर प्रवेश मिलता था। वज्रयान एक बौद्ध धर्म की एक शाखा होती है, मतलब एक नहीं, वज्रयान की 2 शाखाएं होती हैं। उन 2 शाखाओं में कई शाखाएं होती हैं। मेरा मतलब ये है बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान शाखाएं निकलती हैं, फिर उसी में कई शाखाएं निकलती, सर्वास्तिवादी, स्थिरवादी, थेरवादी, वज्रयान, महायान, ऐसे कई सारी क्रियाएं उसमें निकलती हैं। मैंने बौद्ध में पढ़ाया नहीं है, हो गया ना? पढ़ाया होगा लेट है ना आपको? ठीक है, न्यू वाले लिखेंगे। हाँ, आपका जो है धर्मपाल हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसके पश्चात देवपाल। देवपाल ये नाम सिर्फ वही है जो आजकल हम लोग देखते हैं। देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, ये सब एक आध यहाँ बैठे भी होंगे शायद। पर दिक्कत ये कि इनके पास कोई राज्य नहीं है। देवपाल है तो ये गोपाल है, देवपाल हो। अरे तो बन जाओ। अरे क्यों बन जाऊं? तो पति बनोगे और क्या? देखो आगे। इसके पश्चात देवपाल नामक शासक हुआ, जिसके समय में सुलेमान नामक यात्री भारत आया था। जिसके समय में सुलेमान नामक, क्या सोमपाल तो बोल दिया मैंने? सुलेमान नामक यात्री भारत आया था। नेक्स्ट 5 लिखो। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश पराजित हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश पराजित हुआ। और अंततः राष्ट्रकूट शासकों की विजय हुई। राष्ट्रकूट शासकों की विजय हुई। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल को माना जाता है। मदनपाल भी एक आध बैठे होंगे यहाँ पे। मदनपाल को माना जाता है। मदनपाल ऐसे नाम गाँव में ज्यादा क्या चीज? कहना क्या चाहते हो? त्रिपक्षीय का मतलब है कि 3 पक्ष के लोगों ने युद्ध किया। और ये बात हम कल बताए थे बहुत बढ़िया करके। बताए थे नहीं बताए थे? ट्राइपोड का एग्जाम्पल दिए थे। कहाँ थे बाबू? क्लास में ही रहा करो। कल थे नहीं यहाँ पे, मिस कर दिए। हाँ, ये गलती आपका है, हमारा नहीं। आएगा अभी आगे आएगा, कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं राजपूत वंश। बहुत लोग यहाँ बैठे बैठे गलत करेंगे। राजपूत है ये बोल रहे हैं
से डाउट है जो आजकल हम लोगों को परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करते ही हैं राजपूत। उसके बाद में कुछ प्रमुख वंश भी होंगे उसमें। जो राजपूत क्या है, जाति है, वंश ना कहकर मैं इसको कह सकता हूँ राजपूत जाति। और उस राजपूत जाति में ढेर सारे ऐसे कार्य हो जो राजपूत आपस में ही झगड़ते रहते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है कि राजपूतों का इतना बोलबाला रहा कि एक निश्चित समय को राजपूत वंश ही कर दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो काल रहा है वो राजपूत काल कहा जाता है। और इस समय जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो एंशिएंट भारत नहीं है, वो मिडाइवल भी नहीं है, वो प्री मिडाइवल है। यानी यहाँ से पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हो गई। अगर आपको पढ़ा दिया हो तो ये मैं ना पढ़ाऊं। तो हम मध्यकाल की शुरुआत करते हैं तो पूर्व मध्यकाल की भी शुरुआत करते हैं। तो ये हुआ है या नहीं हुआ, पहले बता दो मुझे। अगर नहीं हुआ तो शुरू करते हैं तो ठीक है, दोबारा पढ़ने क्या फायदा है। तो पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है तो सबसे पहला पॉइंट हम लेकर आते हैं इसका, उत्पत्ति का। ये है क्या, तो जब कोई बताएगा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। कुछ लोग कहते हैं अग्निकुंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि विदेशों से आए हैं। पॉइंट ठीक है, जो भी कोई पॉइंट आ रहा है वो बताओ। और कोई अच्छा, एक आचार्य से है अग्निकुंड से। एक विलियम स्मिथ नामक व्यक्ति है, वो कहते हैं कि वह विदेशियों की संतान। दरअसल ऐसी बातें कुछ इसलिए भी कही जाती है क्योंकि ये ऐसे लड़ाकू जाति है या जनजाति है या जो भी है, इसलिए भी कहते हैं कि अगर हमने पूरे भारत की मान लिया था उस समय अंग्रेजों के समय, तो कहीं ना कहीं हम ऊपर गर्व करते और ये मोर्चा लेने में अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो जाते। तो कुछ ऐसा करो कि लोग आपके विरोध में हो जाए और आप उनके विरोध में हो जाए। तो इनको भारतीय माना ही नहीं, किन इतिहासकारों ने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने। हमारे इतिहास की नैया डुबोने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, जेम्स स्मिथ इसका नाम है। और जेम्स स्मिथ और मैकाले ये ऐसे विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने भारत में हमको गर्व करने लायक चीजें छोड़ी ही नहीं। अगर इतिहास को पलटने में अगर हम किसी का योगदान मानते हैं तो इन लोगों का योगदान हम पक्का मानेंगे। गर्व करने लायक उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। इन्होंने एंशिएंट को हिंदू काल बोल दिया, मिडाइवल को मुस्लिम काल बोल दिया। मतलब अगर हिंदू काल था तो मुस्लिम प्रताड़ित था, और अगर मुस्लिम काल था तो हिंदू प्रताड़ित था। कभी हिंदू और मुसलमान एक हो ही ना पाए। एक ऐसी कहानी बना दी। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको सुनाए कि आपके दादाजी ऐसे थे, आपकी दादी को बहुत मारते पीटते थे, तो क्या आप उनकी इज्जत करेंगे? और कोई और ये बता दे कि आपकी मम्मी जी आपके पापा को बहुत मारती थी, तो क्या आप अपनी मम्मी की इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर मम्मी और पापा में हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात एक अरे एग्जाम्पल के तौर में कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही काम इन लोगों ने किया। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लोग एक अग्निकुंड से निकले थे। एक व्यक्ति जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ। कहते हैं कि उस समय बहुत ज्यादा त्राही मच रही थी और दैत्य लोग आते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। उनके हवन कुंड में हड्डियां डालकर भाग जाते थे। क्या सोचने वाली बात ये भी है कि इतनी हड्डियां वो लाते कहाँ से होंगे जो रोज रोज डाल के जाएंगे? या ऐसा होता होगा कि पहले आए, हड्डी डाली और रात में उठा लेंगे दोबारा कि चलो कहीं और गाँव में आएगी।
इस टाइप को कितना होगा, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों ने हनुमान या रामायण या अन्य जगहों पर देखा होगा कि वायुयान, वायु के मार्ग से, आसमान के मार्ग से कुछ राक्षस आते थे। हालांकि उस समय एयर इंडिया जैसा कुछ भी नहीं था जो इस टाइप की कोई गतिविधियों को कर सके, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता था। तो कहते कि उनसे सुरक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया आबू पर्वत पर, और उस पर्वत से कुछ विशेष प्रकार के लोग निकले, जैसे प्रतिहार, परमार, चंदेल, चौहान इत्यादि कुछ लोग निकले, जिनको इन विशेष जातियों में बांट दिया गया। एक चालुक्य भी आते हैं, गहरवाल भी आते हैं। इनमें नाम शायद आपको कल लिखा है ना, चालुक्य, गहरवाल। वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें हम लोग प्रतिहार को थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा चौहान को देखेंगे, लेकिन चौहान का संबंध कहीं ना कहीं गहरवाल से हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी बातें हम देख लेंगे गहरवाल के बारे में भी। तो पॉइंट क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि अग्निकुंड से ये जातियां यहाँ से निकली थी। वैसे तो महत्वपूर्ण केवल 4 जातियां मानी जाती हैं, ये मैंने सारी दी, लेकिन जो लोग मानते हैं, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की लिखित है ये, एक उनका ग्रंथ है। तो चंद्रवरदाई रासो ने जो लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज में प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य जातियों को केवल 4 को बताया गया है कि ये अग्निकुंड से निकली है। दूसरा एक पॉइंट इसीलिए ये बताया, एक कहानियां है या फिर किंवदंतियां जो भी हो, कि पहले कोई कामधेनु गाय, कामधेनु गाय, शायद उसका नाम कामधेनु होता है, जो 12 मास दूध देती है और जितना मर्जी उतना दूध निकालते रहो, मतलब ऐसा माना जाता है। तो उनकी गाय हो गई चोरी, और चोरी हो गई तो जिनकी गाय चोरी हो गई वो ऋषि थे, उन्होंने भी यज्ञ किया और उन्होंने एक विराट और विशाल पुरुष को उस अग्नि से निकाला और उससे कहा कि हमारी गाय जाकर के ढूंढकर लेकर आओ। देखो पॉइंट आ ही जाता है कि जब वह इतना बड़ा विशाल आदमी जब बना सकते थे तो गाय को अपने आप ही ढूंढ लेते भाई, आराम से गूगल पे सर्च करते, लोकेशन प्रोवाइड हो जाती और जाकर के उठा लाते। लेकिन उन्होंने सोचा कि गूगल से हम आदमी को निकाल ले, गाय को नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा। तो कामधेनु फिर वो गया, उसने युद्ध किया और कामधेनु को ढूंढ करके वापस ले आया, ऐसा भी मानते हैं। तो ये अलग अलग विचार है लोगों की। भारतीय विद्वान मानते हैं कि वो भारतीय ही थे, कौन, राजपूत, जो कहीं ना कहीं आर्य का विकसित स्वरूप, विकसित रूप थे। मतलब पहले वो कौन रहे होंगे, आर्य रहे होंगे, क्योंकि आर्य भी एक लड़ाकू जाति थी और राजपूत भी कौन थे, लड़ाकू ही तो थे, भाई लड़ाकू के रूप में ही थे। उनको सिर्फ वीरता पसंद थी, भले ही गर्दन कट जाए। कहा जाता था कि अगर जो व्यक्ति युद्ध से भागकर घर पर आ गया उसको वैसे ही घर में नहीं रख सकते कि चल तू तो डरपोक आदमी है, हाँ मर गया वो ठीक है। मतलब युद्ध मैदान में मर जाओ लेकिन युद्ध मैदान से भागना नहीं है, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए अकबर ने उनका वो फायदा उठाया। जब मुगलों से संघर्ष चल रहा था तो अकबर ने पूछा था मान सिंह से, मान सिंह के जो अन्य जो चेहरे थे उनसे पूछा, तो मान सिंह से नहीं, अन्य चेहरों से पूछा कि ये मतलब ये राजपूत कौन है, क्योंकि छोटा बंदा था वो अकबर, भाई संरक्षण बोला था ना किसी के, बैरम खां के। उसके बाद में उसने पूछा बैरम खां से कि भाई ये क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा इनको चाहिए सम्मान और दूसरा चाहिए इनको युद्ध। बोले दे दो, सम्मान को बाल्टियों से भर दे दिया। बोले सम्मान ने जितना चाहिए उतना दो। बोले सर जी बराबर बैठना चाह रहे हैं, बोले बैठा ना कुर्सी लगाओ। बोले इनको मनसब चाहिए, मनसब उस समय का एक बड़ा सम्मान होता था।
मान सिंह को शुरुआत में 5,000 का मनसब दे दिया, सेना की सेना की टुकड़ियां प्रदान कर दी। भैया उन्हें यही चाहिए था, बोले इनको युद्धों में भेजो तब इनकी वीरता दिखाई देगी। तो जहां पर संभावना होती थी कि किसी गैर से लड़ना है तो वो खुद जाता था, लेकिन देखना था कि हाँ अगर राजपूतों से युद्ध हो रहा है तो राजपूत को ही भेजता था। यहाँ पर देखना पड़ता था कि ये कौन है और इनकी जो मतलब क्या बोलते ईमानदारी है वो किसके प्रति है, मुगलों के प्रति ही है या फिर राजपूत को देखकर राजपूत का मन डोल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था ना। मान सिंह ने क्या अकबर के समर्थन में युद्ध नहीं किया था? किया था। उन्हें लड़ाकू जनजाति चाहिए थी और सम्मान देने में क्या था। औरंगजेब इस बात को प्राप्त नहीं कर पाया। औरंगजेब ने वो चीज खो दी जो अकबर ने प्राप्त की थी। दिमाग अकबर ऐसा होना चाहिए कि किस व्यक्ति से कहां पर काम निकालना है, उसने निकाला। यही हुआ। फिलहाल चलो थोड़ा सा इसका नोट फिर हम बढ़ते हैं सारे शासकों के प्रति। ठीक है, पहले इस बात को खत्म कर लेते हैं। डालो राजपूत काल डालो, राजपूत वंश मत डालो, हेडिंग डालो राजपूत काल। और लिखना शुरू करो। उत्तर भारत में काल डाल लो पहले। उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान एक नए काल का उदय होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान एक नए काल का उदय होता है जिसे राजपूत काल कहा जाता है। जिसे राजपूत काल कहा जाता है। संभवतः राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। विद्वानों में वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। अतएव विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत विदेशी थे। ऐसा सिर्फ इसलिए माना जाता है, राजपूत विदेशी से ऐसा सिर्फ इसलिए माना जाता है क्योंकि राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी थी। भारतीय इतिहास में एक ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी थी, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार अमिट छाप छोड़ी थी। अमिट का मतलब है जो जमीन निकाल की जा सके। अमिट छाप छोड़ी थी जिसे ब्रिटिश इतिहासकार धुंधला करना चाहते थे। अब देखिए, आपको पत्थर पर कोई चीज उकेरी गई है
तो आप उसको मिटा सकते नहीं ऐसे करके। एक काम करो कि इसके ऊपर कुछ और लगा दो, है ना, ये होता है। जैसे जब हम लोग रूम पे रह रहे होते हैं तो अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो किचन की गंदगी पे ही छुपाते हैं, कुछ ना कुछ रखकर, क्योंकि तुरंत तो सफाई कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ रखते हैं लोग। नहीं करते ऐसा, ऐसा ही करते हैं। क्योंकि जब तक चाय बनाने की नौबत कढ़ाई में ना आ जाए तब तक हम लोग बर्तन नहीं धुलते ना। ऐसा मोस्टली स्पेंड करते हैं ना। नहीं, मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स की तो हैबिट होती है। बॉयज को खाना बनाना एक प्रकार का वर्क होता है, यार ये ड्यूटी भी करनी है। और जैसे तैसे खाना तो बना लिया, लेकिन उन बर्तन को धोना, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा वर्क होता है। और यहीं पर दिखाई देती है उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाला समझते हैं, क्षमता, मजबूती समझते हैं। मजबूती किसे कहते हैं? नहीं समझोगे ना मजबूती। हाउ मेनी टाइप, कितने प्रकार की होती है? फिजिकली और फिजिकली क्या होता है? शारीरिक बल, जैसे मसल्स मजबूत होनी चाहिए, दिखने में भारी दिखना चाहिए, बॉडी ठीक ठाक, उसको कहते हैं मजबूती। और मेंटली क्या होती है? बौद्धिक। अगर इन दोनों में अंतर करो तो फिर होगी। बात तो यही है कि आपकी सोचने की क्षमता कहाँ तक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। ऐसा होता है ना। इस स्ट्रेंथ के अलावा हम क्या सोच पा रहे हैं? वो स्ट्रेंथ कौन सी कि दिखने में बहुत भारी व्यक्ति है, लेकिन उससे कहा कि 50 किलो वजन उठाना है और उसने देखा, उसने बहुत ही मुश्किल से उसको उठाया। दिखने में शरीर भारी है, मसल्स मजबूत दिखाई दे रही है उसकी, लेकिन जब उसने उसको उठाया तो हमको लगा कि इसको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो वो स्ट्रेंथ वाला व्यक्ति है या नहीं है? अभी तो आपने कहा कि जिसकी मसल्स, एक पॉइंट आ रहा है ना। आपने क्या कहा? मजबूती के लिए क्या कहा? अभी यही तो कहा कि जो दिखने में भारी हो, मसल्स उसकी मजबूत हो, दिख रही हो, लेकिन मैं नहीं उठा पा तो उसको मजबूत कहेंगे क्या? क्या हो रहा, क्या हो रहा? उसने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की होती उठाने की। दूसरा, एक व्यक्ति दिखने में भले ही कमजोर है, लेकिन उसने देखा 50 किलो वजन है, गया और एक झटका लगाया, दूसरे झटके से उठा लिया। अब मजबूत कौन है? आपकी मजबूती की परिभाषा देखो कैसे बदल जाती है। जब तक आप मेंटली मजबूत नहीं है तब तक आपके शारीरिक मजबूत होने से फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट यहाँ पर है। और ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति है 84 साल का बुढ़ा है, बौद्धिक चेतना से भरपूर है, और आपने उससे कहा 50 किलो वजन उठाओ, वो उठाएगा और इतने उठाएगा, इतने फिर वो कभी सीधा ही नहीं हो पाएगा। ऐसा भी नहीं, यहाँ पर बात हो रही स्ट्रेंथ की। हो सकता है कि वह व्यक्ति जब आप उससे कहे कि ये 50 किलो वजन उठाना है तो तुरंत खींचन देखो, लाओ हम उठाएंगे, भले उसको उठाने के लिए 2 लोग और लगेंगे। अब कहते हैं हम उठाएंगे, कम से कम मेंटली मजबूत तो है। अपनी स्ट्रेंथ को अगर जगाना है तो सबसे पहले मेंटली मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हो। लाइक सिविल सर्विस की तैयारी, जब आप घर पर एक बार बात करते हैं कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आता है पागल हो रहे क्या? अरे कोई पुलिस की देख रहे हो? कलेक्टर बनोगे, सबसे पहला पॉइंट ये आता है। अगर आपने कभी धोखे से अगर अपने मोहल्ले में बता भी दिया, बातें क्यों हो रही है पीछे, अगर बता भी दिया आपने कि हमको इसकी तैयारी करनी है, तो सबसे पहले हमको मजाक ही तो बनेगा। या कभी ये बोल के देखो कि मेरे को टाटा बिरला मुकेश अंबानी तरह बनना है। आईएएस मेरे ख्याल से इन सभी बिजनेसमैन से बहुत ही छोटा सा टारगेट है। क्या लगता है कि आईएएस हाईएस्ट है
नहीं, मुकेश अंबानी के पास में 500 आईएएस पड़े रहते होंगे। जितने भी रिटायर्ड आईएएस होते हैं वो कहाँ जाते हैं भाई? अपनी ब्रांच में उनका सीईओ बना देता है कि जा भाई चल जा 2.5 लाख को लेकर रहना महीने का। आईएएस का मतलब कभी लोअर क्लास का, वैसे हमारी हाईएस्ट क्लास है। लेकिन अगर दुनिया देखोगे तो वो सबसे लोअर मानी जाएगी। और वैसे भी जो आईएएस व्यक्ति बनता है, केवल जो डीएम बनता है, डीएम आईएएस की सबसे छोटी रैंक है, जब तक आप सचिव नहीं बनते हैं। एक सचिव का अगर किसी बैंक में फोन आ जाए ना, भारत सचिव का, कि उस व्यक्ति को 500 करोड़ रुपए दे देना, आ रहा तुम्हारे बैंक के पास में, बैंक वाला मना नहीं करेगा, उसका फोन काफी है उसके लिए। भारत सचिव का मतलब हो गया भारत सरकार ने फोन किया है। प्रधानमंत्री तो हमारे द्वारा चुने हुए एक डेमो है। आप डमी सुना आपने? डमी सुने ना? आप जाते हैं, एक मॉल होता है, मॉल के बाहर में डमी खड़े होते हैं प्लास्टिक के, उसको वो कपड़े में बना के रखते हैं और कपड़ा ऐसे चाहिए था, ये सोचे ना यार ये वाला अच्छा लग रहा है, डमी है वो, काम आईएएस ऑफिसर ही करता है। तो छोटी सी रैंक पाने के लिए अगर इतना संघर्ष नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे? मुकेश अंबानी तो बस नहीं रहे भाई। मुकेश अंबानी की केवल पिछली पीढ़ी का ही तो योगदान है कि आज जो अंबानी अंबानी बना बैठा है। धीरू भाई अंबानी के पहले कुछ नहीं रहा होगा। अंबानी का बाप धीरू अंबानी, धीरू अंबानी ने तो नींव रखी थी अंबानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब अंबानी ग्रुप की। केवल सेकेंड पीढ़ी में पूरे भारत ही छोड़ो, आओ अन्य 16-17 देशों में धूम मचा रखी है रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से। वही तो छोटी सी जो जरूरी होना कि उसका आप डंका पीटो, डंका काहे पीटोगे भाई? डंका ही तो पीटते हो। कहाँ जा रहे अल्लाह? पीली भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आईएएस की तैयारी करने जा रहा है। अभी छोड़ो ना, बात कम करो। जा रहा है पीली, घर को जाता है, हम भी जा रहे हैं। मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो पीलीभीत से किसी अदर गांव में निवास करते हैं, जो डेली यहाँ पे आते होंगे। बातें खत्म करो ना, इंप्रेशन क्यों जमाना भाई? इंप्रेशन ही जमाना है अपने पद पे जमाओ। आप क्या करते हो, क्या खाते पीते हो, क्या कैसे रहते हो, उस पर जमाना इंप्रेशन। बताने की क्या जरूरत है कि हम क्या तैयारी करते हैं? इतनी नुकसान देती है। और इन्हीं चीज़ों को दबाने के लिए ब्रिटिश इतिहासकार या फिर कुछ हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो उसी चीज़ का प्रयोग करते हैं जिस चीज़ का प्रयोग ब्रिटिश इतिहासकार करते थे। राजपूतों को दबाने के लिए उन्होंने यही तो काम किया था। हम उन पर गर्व ही ना कर पाए। हर कोई जानता है कि हम किसी विदेशी व्यक्ति पर गर्व कर ही नहीं सकते, चाहे वो कितना ही महान हो। हम अब्राहम लिंकन का नाम लेकर के भारत में गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकते हैं, चाहे अमेरिका का भले ही प्रथम राष्ट्रपति बन गया हो। हम देखते हैं अपने आप में गर्व करने वाली कौन सी बातें हैं। अब कुछ लोग अपने बाप पे गर्व करते हैं ना, बाप की संपत्ति पे गर्व करते हैं, बाप की बुलेट लेके आते हैं। तो सबसे भद्दा मजाक होता है अगर आप अपने बाप की संपत्ति पे गर्व करते हैं। गर्व वाली अगर बात है तो आप ऐसा कुछ करें कि आपका बाप आप पे गर्व करे, तो बात बनती है। काले ग्रेड बेटी हमला करना चाहते थे। वही कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत भारतीय जातियों से संबंधित थे। भारतीय जातियों से संबंधित थे। जिन्हें आर्यों का परवर्ती माना जाता है, जिन्हें आर्यों का परवर्ती माना जाता है। जिन्हें आर्यों का परवर्ती माना जाता है। चंद्रवरदाई के वरदाई के पृथ्वीराज राठौर के अनुसार
पृथ्वीराज राठौर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई। थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉलम है यहाँ। For inconvenience, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मेरी। क्लास के बीच में दिखा हुआ बाद में दिखाना, क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, हम कहाँ थे? अग्निकुंड से पानी आती है। दरअसल उत्तर भारत में अव्यवस्था फैलने के कारण उत्तर भारत में अव्यवस्था फैलने के कारण अराजकता का माहौल बन गया था। अराजकता, ये शब्द नए तो नहीं है। अराजकता का मतलब समझते हैं आप लोग? अराजकता का माहौल बन गया था। ऋषि मुनियों को असुरों के द्वारा सताया जाता था। असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं कुछ लोग, मैंने देखे के द्वारा सताया जाता था। अतः उनके संरक्षण के लिए गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर माउंट आबू कहाँ है? दिलवाड़ा राजस्थान। माउंट क्या आबू पर्वत पर हवन किया था गुरु वशिष्ठ के द्वारा। यज्ञ लिख लो भैया। आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। हवन थोड़ा छोटा हो जाता है, यज्ञ थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपकी सहमति हो। कितना बड़ा, जिसमें कितना बड़ा आदमी लिखने, जिसमें प्रमुख चार राजपूत जातियों का उदय हुआ। देखो प्रमुख चार ही मानते हैं, ये है ढेर सारी, ठीक है। जिसमें प्रमुख चार जातियों का उदय हुआ था। नंबर 1 प्रतिहार, दूसरा परमार, मार के आगे पर लगा दो। तीसरा चौहान, चंद्रमत लिखना है, एवं चालुक्य। अब हेडिंग डाल लो गुर्जर प्रतिहार। बस गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान के दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का उदय हुआ।
नई लाइन से। दरअसल गुर्जर प्रतिहार द्वारपालों की एक जाति मानी जाती है। द्वारपालों की एक जाति मानी जाती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी तुम प्रश्न दिखा रहे थे वो इसी से संबंधित है ना, मेंस का है ना, वो डाउट समय देख लो पहले कि आपका कोई डाउट तुम लोगों का यही भी सॉल्व हो जाएगा। मैं सोच रहा था बात कि मैंने बेकार भी रोक दिया। प्रश्न है, टॉट द्वारा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर अधिक आधारित प्रतीत होता है। ठीक, राजपूतों की भारतीय उत्पत्ति के मत के संदर्भ में उक्त कथन की विवेचना कीजिए। मतलब जो आपको बताया गया है कि वो उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही होगी। अब देखते हैं कि इसमें उत्तर क्या है, उन्होंने कहा नाम इसको सही किया है। ठीक है, इतना अच्छा लिखा है कि इनको 15 में से 2.5 नंबर मिले हैं। 2.5 नंबर मिले 15 में। किसी उसकी कॉपी है क्या? कहाँ की? हाँ कॉपी है ना। अच्छा, ये ऑनलाइन ली थी क्या? ओके, एक जो को समस्या होती है, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते हैं कि हमारा वाक्य स्पष्ट हो जाए। 6 लाइनें पढ़ने के पश्चात भी मैं समझ नहीं पाया हूं कि ये उत्तर किसका चल रहा है। मैं कहना 6 लाइनें पढ़ ली मैंने, लेकिन मैं ये नहीं सुन पा रहा हूँ ये बात किसकी हो रही है, कहाँ पे हो रही है। यूपीएससी यही मांगता है, आपकी हर लाइन स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने 2.5 ज्यादा दे दिए। किसने लिया था ये कोर्स? किसने अमन लिया? किसी और का है ना। मैं कह रहा हूँ 2.5 नंबर उन्हें ज्यादा दे दिए, मैं 2 नंबर माइनस कर देता अगर ये कॉपी मैं चेक करता था। उस पूरे उत्तर में कहीं भी स्पष्टता नहीं है कि आखिर वह जो विदेशी थे वो अव्यावहारिक क्यों है। जैसे मैंने आपको एक लाइन में भी स्पष्ट किया होगा, जो आपको लिखाया उत्तर में, अगर कोई कहे कि कल्पना पर आधारित है, विवेचना कीजिए, तो आप इस लाइन को जरूर कोट करेंगे कि राजपूतों के द्वारा भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी गई और उसको अंग्रेजी इतिहासकार दबाना चाहते थे। दमाई बात नहीं। कोई आपसे पूछे कि भैया वो ऐसा क्यों कहेंगे, तो आप कोई ना कुछ जवाब देंगे ना। पूरी लाइन में, पूरे 2 पेज के उत्तर में कहीं भी स्पष्टता नहीं है। पता नहीं क्यों दृष्टि वालों ने 2.5 नंबर दे दिया। जब तक हमें ये ना लगे कि हाँ ये बात किसके संदर्भ में, तो उत्तर कैसे गंभीर हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग जो रटन विद्या वाले होते हैं ना, वो प्री निकाल लेते हैं, कभी कभी प्री निकाल लेते हैं। क्योंकि लाना कितना है, देखो 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसा होता है जो किसी को नहीं आता। 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसा होता है जो किसी को नहीं आता है, और 30 क्वेश्चन ऐसा होता है जो तैयारी करने वालों में से लोगों को आता है। लड़ाई होती है बचे हुए 30 क्वेश्चन में।
10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 12th का बच्चा भी है वो भी समझ जाएगा कि 10 क्वेश्चन क्या रह रहे हैं। भले वो सटीक ना लगा पाए लेकिन वो समझ जाएगा कि उस पूरे टोटल में से पॉलिटी का एक का हिस्ट्री का एक का ज्योग्राफी का वो समझ जाएगा कि यहाँ ये क्या पूछ रहा है। लेकिन जो आपकी जो मुख्य लड़ाई वो होती है 30 क्वेश्चन में से, क्योंकि 40 क्वेश्चन तक की स्ट्रेंथ सभी की पहुंच जाती है। अगर आप एक साल की तैयारी के पश्चात भी अगर आप 40 क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपका लेवल बहुत डाउन चल रहा है। अगर आप 45 के बीच हैं, 45-46 पर अटक रहे हैं हर बार टेस्ट सीरीज में, तो आपका लेवल ठीक चल रहा है। टेस्ट सीरीज में कभी भी जो अच्छी टेस्ट सीरीज है जैसे विजन की है, विजन IAS, उसकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप अगर बहुत मेहनत कर लेंगे तो अधिकतम भी आएंगे 46 या 47। अगर आप उतने लेके आ रहे हैं इसका मतलब आपका लेवल ठीक ठाक है, प्री दे दो इस बार, क्योंकि 50 पे कहां जाकर रुक जाती है, 53 तक तो फाइनल हो जाता है आपका। 106 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, आप अगर OBC से बिलोंग करते हैं, 110 पर जाकर के कहानी जनरल की रुक जाती है। कितने क्वेश्चन पे? 55 पे। तो आपकी जो लड़ाई थी कि मतलब 30 क्वेश्चन तो लगभग में सभी कर लेते हैं, 6 लाख में से 4 लाख लोग कर देते होंगे 40 क्वेश्चन। अब लड़ाई आपकी रहेगी, मतलब वैसे तो 30 में बोलता हूँ, चलो आपकी लड़ाई 20 पे रहेगी। अब इस 20 में से जो आगे बढ़ जाता है उन्हीं का मेरिट में नाम आ जाता है कि भैया मेंस के लिए आप क्वालिफाई हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसे हमने तैयारी भरपूर की थी, चलो ठीक है, लेकिन आज हम जाते जाते हमने किताब उठा के देख ली और हमारे 5 क्वेश्चन सही होगा 20 में से, वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं होती है। मेंस की तैयारी में उनकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो वो जो व्यक्ति मेंस की राइटिंग स्किल अच्छी किए हुए होता है पहले से, लेकिन इस रट्टू आदमी की वजह से उसका प्री ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक सीट जो उसको मिलनी थी अच्छी स्किल के चलते, वो सीट किसी और ने ले ली है, तो एक व्यक्ति ने प्री ही क्लियर नहीं किया और दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ तुक्का मारा था, उसका प्री क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर जो योग्यतम व्यक्ति था वो रह गया और जो निरोग्य व्यक्ति था विद्या वाला वो आगे पहुंच गया। तो क्या वो मेंस पूरा कर पाएगा? नहीं। तो वो सीट जो उसको मिलनी चाहिए थी वो भी रह गई और उसको भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी शुरुआती तैयारी चल रही है तो आपका फोकस प्री पे होना ही नहीं चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि असली लड़ाई प्री के बाद शुरू होती है। ये कहना कि मैंने प्री 4 बार निकाला है मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपने इंटरव्यू कितनी बार दिया। लास्ट टाइम सक्सेस नहीं होते, फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के नहीं, सॉरी, भारत के महज 1% से भी कम लोग IAS बनते हैं हर साल। बाकी के लोग जो 12 लाख में से होते हैं, 12 लाख की अगर संख्या आप निकालेंगे तो केवल 100 लोग IAS बनते हैं, 100 या 110, अधिकतम 150, वरना इतनी वैकेंसी निकालती नहीं गवर्नमेंट। और जब से BJP आई तब से और कम करी उन्होंने, 985, 910 ऐसी वैकेंसी निकाल रहे हैं आजकल, जिनमें IAS, IFS और तमाम कैटेगरीज के वैकेंसीज होती हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं? 11 लाख में से कुछ तो दोबारा स्ट्रगल करने लगते हैं, बाकी के लोग क्या हार जाते हैं। मेरे ग्रुप का एक बंदा सेटल हो चुका है शादी करके। उन सभी स्ट्रगलर्स में से शायद ओनली 1% अभी यहां सामने हमने खड़ा है जो अभी भी स्ट्रगल में है। वो कहीं ना कहीं सट है। इसमें मेरा एक दोस्त था आशीष मिश्रा, लेकिन नाम ही लेना चाहिए उसका। उसके पिताजी के लगभग 12 ठेके चलते हैं दारू के, अच्छा कमाता, रोज का 30-40 हज़ार रुपये ऐसे कमाता। फिर भी तैयारी करने गया था इसकी, ट्राई किया, 2 बार मेंस भी दिखा उसने, नहीं हो पाया। बिजनेस करना उसने, बैठा खामोश। लेकिन जीवन जीने की कला जो आती है IAS की तैयारी करने के बाद, गुस्सा किसी में आती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए, पहली बात तो आप इसके अलावा कुछ सोचेंगे ही नहीं।
मुझे बता नहीं सोच पाएंगे। जब नीली बत्ती सिर पे लगाने की जो कैपेसिटी अंदर जाग जाती है ना, फिर कोई और वैकेंसी समझ में नहीं आती है। जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है, मेरे रिश्तेदारों का फोन आता है, अल्लाह इसमें डाल दो फार्म, उसमें डाल दो फार्म। तो पहले तो डाइट बना रखते कि नहीं डाल पाएंगे, अब क्या कहता हूँ, हाँ डाल लेंगे, क्योंकि उनको समझाने में आपको 20 मिनट लग जाएगा। वो उनका दिमाग खाएंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे। लल्ला हमने देखे हैं 15 साल में तैयारी करते हुए, 20 साल में हमारे यहाँ का तो एक लल्ला पागल हो गया। आपको इस मामले में बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे, और अब तो शायद कम लोग हैं। मैंने बचपन में अपने ये देखा था कि आपको ये कहते हुए बहुत लोग मिलते थे कि ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओ। वो तुमने देखा, वो हमारे चचेरी भाई का जो लड़का था, वो ना बहुत पढ़ रहा था, वो पागल हो गया। और आजकल जो पागल घूम रहे हैं उनका भी नाम यही करने आ रहे, ये तो बीटेक है, ये बहुत पढ़ा था इसलिए पागल हो गया। अब कुछ पागलों को अंग्रेजी भी आती है, कुछ पागल मैंने देखे उनको अंग्रेजी भी आती है। वो उनका एग्जाम्पल लेते हैं तर्क को सही साबित करने के लिए। मुझे ये पता कि अगर लाइफ में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को नहीं ले पाए तो भी आप एक पीसीएस अधिकारी के जितना दिमाग भी रखेंगे, उतनी कमाई भी रखेंगे और उतनी प्रतिष्ठा भी रखेंगे। क्योंकि इन किताबों को पढ़ने के पश्चात में जो आपके जो माइंड का जो विकास होता है ना, किसी के सामने आप 2 बातें कर लो प्रभावित, आप अपनी पूरी रिश्तेदारी में फेमस हो जाते हैं सिर्फ तैयारी करने से। भले उनको ना बताओ कि आपने तैयारी की है, लेकिन जो आपकी बात करने का तरीका होता है ना, वो कह देते हैं यार दम है बंदे। कोई भी हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, बहुत ऑफ यू। हाँ, आप उसको किस वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लगते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई मुझे मिलता है तो मैं सीधा पढ़ाई की बात शुरू कर देता हूँ। बेटा क्या कर रहा है आजकल, अब क्या करने का प्लान है, ये करने का प्लान है। बेटा अगर ऐसा करो तो ज़्यादा अच्छा है, या पैसा करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी जो थिंकिंग है ना, वो उसी रूप में जाएगी ना। अरे वो वाले भैया मिले थे, हमको वो ऐसे बता रहे थे यार ऐसा करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डाइट में पूछा शादी कर रहे हो बच्चे से किसी से, वो आपको उसी में लेके जाएगा। तो डिपेंड करता ना कि हमने अपने आसपास का माहौल कैसा बना रखा है। और यकीन मानो, आप जब कुछ भी नहीं होते हैं ना, तो आप उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ होते हैं जिसने आपसे प्रेरित होकर कुछ एक अच्छा काम कर लिया है। भले आप कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कोई अच्छी रैंक प्राप्त कर ली है, कुछ और प्राप्त कर लिया, तो वो आपको अपना श्रेय जरूर देगा अपनी उन्नति का। यही बनना हमको। भाई बात पैसा कमाने की ऐसी बात नहीं, पैसा आपको कमाता भाई। हाँ, क्यों सेवा करने के लिए नहीं है, क्या लगता है सेवा करने में आपकी मैं नहीं। अगर मुझको गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, मैं यहाँ पर 2 मिनट देने नहीं आऊँगा। ये बात करेक्ट है, कड़वी है लेकिन सच है ये। मैं नहीं आऊँगा। मैं अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास में आपको देने आता हूँ, अगर तो उसमें भी मैं अपना फायदा सोच कर पहले, उसके बाद में आता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल्स को मैं अपने ऊपर ज़्यादा लेता हूँ, किसी और के ऊपर से नहीं। क्योंकि कुछ बातें अनैतिक होती हैं, कुछ बातें नैतिक होती हैं, और कुछ बातें निर्णैतिक होती हैं। आपका एथिक्स हो गया है? इस क्लास के बच्चों ने एथिक्स तो पढ़ लिया है? अरे डीएम साहब ने पढ़ाया तो और अच्छा पढ़ाया होगा ना एथिक्स को। तो उन्होंने एक शब्द बहुत दिया होगा, मोरल पढ़ाया ना ये, है ना? क्या करेंगे इसको इसमें हिंदी में कितने टाइप बताया इसके? कौन कौन से? और एक कौन सा हो जाएगा? मैं तभी दिखा रहा हूं कि आईएएस की तैयारी करके भले ही आप कुछ ना बन पाओ, लेकिन बहुत कुछ बन जाते हो। यहाँ लाइफ की डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो क्या है ये बता जरा कोई। नैतिक क्या है? नैतिकता क्या है बताओ। आप लोग डीएम साहब से पढ़े हो, बेइज्जती कर रहे हो तुम लोगों की, एक शब्द नहीं निकल रहा तुम लोगों को। एक व्यक्ति ब्रिटेन का निवासी हो और बहुत अच्छी उसकी मेंटलिटी हो, भारत की सदस्यता ग्रहण कर रहे,
नागरिक बन जाए और उसने कभी गाँव ना देखा होगा और उसको डीएम बना करके ग्रामीण विकास का अध्यक्ष बना दिया जाए, वो विकास करेगा? जैसे मैंने आपको इस क्लास में बताया होगा, जब हम लोग क्लास कर रहे थे इसमें दृष्टि में दिल्ली में, तो बात चल रही थी एग्रीकल्चर की, तो आलू का जिक्र आया। तो जो लड़की पास में बैठी हुई उसने पूछा कि ये आलू लगता कहाँ है? तो मैंने बताया, मतलब इंग्लिश मीडियम की लड़की थी, तो मतलब मैंने कहा पोटैटो ट्री लाइक बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की तरह होता है, उसमें ऊपर आलू लगते हैं, छोटे छोटे आलू, बड़े बड़े आलू। बोले उसमें मिट्टी क्यों लगी होती है? मैंने कहा उनको तोड़ते हैं तो नीचे जमीन में गिर जाता है, उनको जब बटोरते हैं मिट्टी लग जाती है। अब वो डीएम बन जाए और उससे कहें कि जाओ पीलीभीत का विकास कर दो जाकर। पीलीभीत के विकास के क्रम में अगर हम बात करें तो जो 99% आबादी है वो गांव की है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पीलीभीत के अंदर रह रहे हैं 20-30 सालों से। पीलीभीत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का घर किसी न किसी गांव में है। वो भले ही पीलीभीत में है, लेकिन उसमें से 99% लोग वो हैं जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में खेती है, गांव में घर है। विकास करेगी वो लड़की आकर के? मैं तो दुआ कर सकता हूं कि वो कभी डीएम ना बने, क्योंकि बन गई तो बेड़ा गर्क करेगी जहां भी जाएगी। और मोस्टली भारत में आईएएस ऐसे लोग ही हैं। टोटल आईएएस बनने वालों में 99% संख्या इंग्लिश मीडियम के बच्चों की होती है। एक दो कोई हिंदी माध्यम का बन गया, वो भी 1-2 सालों में गैप करके। हर साल नहीं बनता हिंदी माध्यम का। जैसे पिछली बार निकल गए सिहा, अच्छी रैंक भी आ गई उसकी, सब नहीं निकल पाते। हाँ, शायद चौथी बार निकला है, तीसरी बार के मेंस में निकला है, 2 बार मेंस निकला, उसका नहीं हो पाया। हाँ, काफी समय लगा उसको भी। इसमें 9 साल तैयारी की है उसने, 9 साल तैयारी की है। लंबी प्रक्रिया, संयम रखना होगा। हाँ, तो कोई पार्टी बता रहा कि नैतिकता क्या है, बताएगा कोई? नहीं बता पा रहे हो। जो अच्छा कार्य करते दिखाई देता है, नैतिकता है। और जिस अच्छे कार्य से किसी व्यक्ति के साथ हिंसा हो जाए, उसके विरोध में हो जाए, वो क्या हो गया? अनैतिकता हो गया। लेकिन ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ना ही नैतिक हो ना ही नैतिक हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पड़ोसी ने छींक दिया, क्या है? नैतिक है? जब किसी व्यक्ति के किसी कार्य के करने से हमें ना हानि हो ना ही लाभ हो, क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। भैया पड़ोसी ने छीन दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको जुकाम में थोड़ा छीन दिया, लेकिन उसने आपको थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? अनैतिक हो गया। और आपने छींका, पड़ोसी ने रुमाल दे दिया आपको, क्या हो गया? नैतिक हो गया। तो जहां से लोगों की सीमाएं सोचने की सीमा जो होती है, जो लोगों की सोचने की सीमा यहाँ समाप्त हो जाए, वहां से आप सोचना शुरू करो ना। ये विचार ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप सापेक्षता के सिद्धांत और बहुरूपता के सिद्धांत को समझते ही नहीं है। और ये सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूं दोनों। अब कहोगे कब पढ़ाए थे, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता। नहीं पढ़ाए थे? जब जैन धर्म बौद्ध धर्म चल रहा था तभी पढ़ाए थे। कभी हमें क्या मतलब, कोई धर्म चाहे। आगे बात करते हैं। भैया ज्यादा हो गई आज, नहीं समझो भैया, कोई बात नहीं। अपन को क्या है यहाँ आने से मतलब है कि वापस जाने से मतलब है। खैर, बात करते गुर्जर प्रतिहार की संस्थापक माना जाता है इसका हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र जो थे वो कैसे माना जाता है कि ये सामंत थे और ये द्वापाल ग्रुप में कार्य करते थे। तो हरिश्चंद्र के पश्चात में एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है नागभट्ट। और नागभट्ट का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नागभट्ट इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
किसका? गुर्जर प्रतिहार का। लेकिन इनके नाम में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इनको पूरा पढ़ाता हुआ चलूँ। खास बात आती है एक व्यक्ति की जिसका नाम होता बत्सराज, और हम इसको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। वैसे प्रतिहार वंश में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बातें करके जरूर चलूंगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने साथ दिया था, ये नाम आपने सुना होगा। किसको? इसको किसने हराया था? धर्मपाल ने भी दिखाए थे। धर्मपाल को हराकर, इंद्रजित को हराकर किसको बनाया था शासक? शासक किसको बनाए थे? अभी नोट कराया है, 10 मिनट 20 मिनट पहले की बात है। चक्रायुध को भूल जाते तुम लोग। तो बत्सराज ने किसका साथ दिया था? इंद्रजित को। बाद में क्या करता है, ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार जाता है। कौन हार जाता है? बत्सराज। ठीक है, उसके पश्चात एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है महेंद्रपाल। हम इसको क्या याद कर रहे हैं? इसको सिर्फ एक रूप में याद करते हैं, आर्डन कल्चर के रूप में, क्योंकि इसके दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजशेखर। ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, क्योंकि इन्होंने कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथ लिखे, जैसे काव्य मीमांसा, बाल रामायण, एक और है कर्पूर मंजरी, एक और है हरविलास, और एक और लिख लो विद्यासार अधिका, फिर एक और लिख लो भुवन कोश। अब इत्यादि चीजें किसने लिखी है? राजशेखर। अब जिसका काव्य में, जिसका नाटकों में, जिसका ग्रंथों में इतना योगदान रहा हो, उसको याद नहीं करोगे क्या करोगे? भले ही इसकी कोई भी योग्यता ना रही हो, लेकिन इसने किसको संरक्षण दिया? राजशेखर को। ये अपना इनको गुरु मानता था। अब इन्हीं चक्कर में एक और हम देखो याद कर लेते हैं, उसका नाम था महिपाल। महिपाल का भी गुरु कौन था? राजशेखर। इसका इतना सा योगदान नहीं है हमारे भारतीय इतिहास में, लेकिन फिर भी हमने इसका नाम पढ़ लिया। हाँ, एक और खासियत है, इसके शासन काल में एक लेखक था, यात्री, जिसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी आपने नाम सुना है? एक यात्री था, बाद में लेखक भी बना। तो वो आया था किसके शासनकाल में? महिपाल के शासनकाल में। इसको 2 मिनट फटाफट नोट कर रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं हम लोग चौहान वंश। फटाफट से नोट करो और डालो गुर्जर प्रतिहार वंश। पढ़ा हुआ पहले से? देखो इसका संस्थापक, इसका संस्थापक हाँ हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसका संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। किंतु वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम के समय, नागभट्ट प्रथम के समय भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। नागभट्ट प्रथम के समय अरबों का आक्रमण हुआ था। जिनको नागभट्ट ने खदेड़ दिया था, जिनको नागभट्ट ने खदेड़ दिया था। आक्रमण हुआ था जिनको नागभट्ट ने खदेड़ दिया था।
नागभट्ट को मलच्छों नागभट्ट को मलच्छों यानी अरबों का नासक कहा जाता है। उस समय जो भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे अरब से, उनको हम लोग मलच्छ कहते थे। मलच्छ का मतलब सबसे गंदी प्रजाति, हम लोग आजकल ही बोलते हैं। मलच्छी। अगर बच्चा नाक को एकदम समझ रहे हैं आप, ठंड के दिनों में हमको तो समझ जाएंगे। हाँ, तो बच्चे जो हैं एकदम यहाँ भी हाथ में लगी होगी और उसके कपड़े में भी लगी होगी, तो उनसे क्या मलच्छी पूरे बने में होता है। मलच्छों या अरबों का नासक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला शासक वत्सराज को माना जाता है। वत्सराज को माना जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा बासराज। वत्सराज को माना जाता है। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसने धर्मपाल को हराया था, इसने धर्मपाल को हराया था, किंतु यह राष्ट्रकूट शासक पानी बोतल देगा तुम मुझे? किंतु राष्ट्रकूट शासक, ढेर सारा पानी अब ये खत्म हो जाएगा। किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से, पहले इसको खत्म कर दूंगा। किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। इसका अगला शासक, इसका पुत्र, इसी लिखो लाइन में, इसका अगला शासक, इसका पुत्र अर्णोराज हुआ। अर्णोराज हुआ। अर्णोराज, अर्णोराज, ठीक है। अर्णोराज के पश्चात मिहिर भोज नामक, मिहिर भोज, भाई क्या बोलो इसके नाम, मिहिर भोज नामक शासक हुआ। इसके पश्चात देखो मैं थोड़ा सा क्रम बनाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप पढ़े हो जाए। ओके, तो हमको ये लगता है आपके शासकों के नाम कम से कम बता दो, दे दी पॉइंट यार। इसके पश्चात महेंद्रपाल नामक, इसके पश्चात महेंद्रपाल नामक शक्तिशाली शासक हुआ। जिसके राज दरबार में राजशेखर नामक विद्वान निवास करते थे। राजशेखर, ये लिखा है, राजशेखर नामक विद्वान निवास करते थे। राजशेखर ने काव्य मीमांसा, राजशेखर ने काव्य मीमांसा
बाल रामायण, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हरविलास। फिर से लिखूं क्या? फिर से लिखूंगा, फिर ऐसे ही लिखूंगा, इसलिए इसी को नोट कर लो। बिंदसाल वंजिका है। हाँ, बिंदसाल वंजिका, हाँ, हरविलास, बिंदसाल वंजिका, भुवन कोश। फिर हम क्यों सुधर जाए भाई? मुश्किल से तो इतने बने, क्यों सुधरे? वो कहते हैं कि जैसे आप हैं, अगर लोग आपको वैसा एक्सेप्ट कर तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो भैया। भुवन कोश यार नहीं रखो भैया, इत्यादि ग्रंथों की रचना की। इत्यादि ग्रंथों की रचना की। इसी लाइन में लिखो, नोट कर लो। इसके अगले शासक महिपाल, इसके अगले शासक महिपाल के शासनकाल में अल-मसूदी नामक यात्री आया था। अल-मसूदी नामक यात्री आया था। गुर्जर प्रतिहारों ने भारत में एक विशिष्ट छाप छोड़ी। शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान इनके सामंत थे। इनके सामंत थे, मतलब इतनी विशिष्ट जाति के लोग इनके अंडर में काम करते थे। तो सोचो पहले कि इनकी मात्रा ठीक ठाक रही। ठीक है, यहाँ पर खत्म करते हैं प्रतिहार। अब बात करते हैं चौहान से। कितना टाइम बचा है? टाइम तो हो गया पूरा। दिक्कत ये है मेरी क्लास होती है दूसरी, रिकॉर्डिंग में 6 मिनट बचे हैं बस। 1 घंटा कोई बात नहीं, हम लोग लगाते हैं अटेंडेंस। ठीक है, मुझे जाना है, मेरी दूसरी क्लास है। आप लोग बोल दिया करो टीचर को, टीचर थोड़ा जल्दी फोन करो। हालांकि मैं इस चक्कर में 5 मिनट लेट आया, लेकिन क्लास लेते लेते हो जाएगी। आज हाँ 15 मिनट हो गया। मैं घर से ही पूरे मेन टाइम पे चला, कि मतलब पूरे जब 9:30 होगा तो मैं घर से चला, तो यहाँ पर हो गया 10 मिनट में बैठाऊंगा मैं आकर यहाँ पर। चलो अटेंडेंस लगा लेते हैं। आज 4 तारीख है ना। शांति स्वरूप, वजाहत अली, अच्छा प्रमोद सुबह नहीं आए थे।
शिवांशी मिश्रा, शोभना भारती, तुलसी, अरुण, कितना नंबर है? 18, 15, तुलसी, पूनम देवी, अपर्णा मिश्रा, कीर्ति वर्मा, सोनाली, उज्जवल कुमार, नीरज वर्मा, भावना सोनकर, तनु, शिवांगी दीक्षित, फोर्टी 47 तनु, भावना सोनकर, सुविधि, नाम बोलो। शिवांशी दीक्षित, शिवांगी दीक्षित लगा तो दी है, शिवांगी दीक्षित लगा दी है। वर्षा, सैफ अंसारी, रविंद्र कुमार, मोहम्मद जुनैद, उत्कर्ष वाजपेयी, तो ये वही है जो गेम खेल रहे थे, भाग गए। किरण, पीयूष गुप्ता, अमित कुमार, वैशाली शुक्ला, रश्मि राठौर, प्रियंका गौतम, संदीप कुमार, दीक्षा गुप्ता, सायरा, 38, क्या नाम है? 21, पूर्वी मौर्य, लेकिन 21 तो हाँ ठीक है, स्मृति शुक्ला।